तरह के बंदोबस्त अंग्रेजों ने भारत में लागू किए। ठीक है। उससे पहले हमने आपसे एक प्रारंभिक अनुभव की बात की थी। क्लियर सभी को? और चर्चा आपसे हो रही थी जमींदारी बंदोबस्त पर, जमींदारी सेटलमेंट पर बात हो रही। ठीक है। कल कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बता दी इसके बारे में कि किस क्षेत्र में इसे लागू किया गया था। एरिया ध्यान है ना सभी को? कब लागू किया गया था? किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस। इसकी विशेषता क्या थी आपको याद होगा, हमने एक सिनॉप्सिस वाले फॉर्म में ही आपको दिखाया था। ठीक है। वो वैसे ही बस पॉइंट्स उसका याद रखिए, आप एक्सप्लेन कर देंगे अपने आप। ठीक है। हमने कहा वाक्य याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप। कल मैंने आपको 2-3 सुझाव दिए थे, आपको याद होगा, कॉपी पे लेकर के। वाक्य रचना मैक्सिमम लोगों को ठीक करनी है, अशुद्धियों पे ध्यान देना है, आपको वाक्य ठीक करके मिलेंगे। एक आंसर भी अपलोड किया जाएगा। सब्जेक्टिव में कोई आइडियल आंसर नहीं होता है। उस आंसर के माध्यम से थोड़े बहुत आपको कुछ नई नई बातें, जैसे कैसे प्रेजेंट करें, कुछ डायग्राम वगैरह कैसे यूज कर सकते हैं, वो सब इसमें रहेगा। आज से कल तक में अपलोड हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव का। बता दें स्टेज है, ठीक है, वो अपलोड होगा। उससे भी काफी कुछ आप लर्न करेंगे। आप भाषा को लेकर के भी, प्रेजेंटेशन को लेकर के भी, इंट्रोडक्शन को लेकर भी, डिस्कस को लेकर। ऐसा नहीं कि उसके सारे पॉइंट्स मतलब आप अपने हिसाब से सब्जेक्टिव रहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ भी आइडियल नहीं होता। लेकिन हाँ, जैसे जैसे डिमांड होगा वैसा वैसा, उससे आपको काफी कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, उससे भी आपको। बाकी हमने बताया क्लास के साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि लेवल 1 पे बच्चों का कमांड होने का मतलब है इतिहास मॉडर्न इंडिया आपने 80% तैयार कर दिया, कमांड होने का मतलब। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में पढ़ा रहा हूँ और जमींदारी बंदोबस्त पे सवाल पूछा जाए और आप लिखने की स्थिति में, इसको कहते हैं कमांड वर्क। आज मैंने पढ़ा है और आज आपको कमांड है। ठीक ठीक, जब एंड में होगा समझिए आपकी तैयारी, क्योंकि आप देख रहे हो तो यूपीएससी के सवाल भी मैंने सॉल्व करा है, इकोनॉमिक हिस्ट्री में भी सॉल्व कराऊंगा मैं आपको। जब टॉपिक खत्म होगा यहाँ भी यूपीएससी के सवालों को 10 साल में इसमें 3 प्रश्न पूछे गए। आप देखो कि जो हम पढ़ते हैं बस उसी का इस्तेमाल करना है, जो पढ़ते हैं उसी का इस्तेमाल करना है। जानकारी कहीं से नहीं लानी है, बस क्वेश्चन को समझना होता है। अप्लाइड सवालों का मतलब ये होता है क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करें। जमींदारी बंदोबस्त में कुछ कुछ बातें और, जैसे जमींदारी बंदोबस्त को क्यों लागू किया गया। सरकार जब लागू करती है तो सरकार का भी अपना एक तर्क होता है। ठीक है। और एक वास्तविक कारण, थोड़ा बहुत आप जान ही रहे हैं वास्तविक कारण क्या होते हैं। अंग्रेज अपना फायदा ही देखेंगे। ठीक है। अंग्रेज अपना फायदे के हिसाब से। आप देखिए, आप जरा अगला लिखे, आप उससे आगे जमींदारी बंदोबस्त को क्यों लागू किया गया। ठीक है। जमींदारी बंदोबस्त को क्यों लागू किया गया। देखिए आप, सरकारी कर, सरकारी कारक, सरकार का यह दृष्टिकोण था, पॉइंट ऑफ व्यू था, सरकार का यह दृष्टिकोण था कि भू राजस्व स्थिर होने से राजस्व स्थिर होने से कृषि में निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा।
जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी। ठीक है, किसानों की आय भी बढ़ेगी। ऐसा हो सकता है कि देखिए इसी में लिखे, हालांकि वास्तव में सरकार की यह मंशा होती तो जमींदारों को किसानों के द्वारा इतना भू राजस्व दिया जाए यह भी अस्थायी करती, परमानेंट करती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देख लीजिए, कोई बात नहीं, आप आगे बैठ के लिबर्टी मत लीजिए इसका। ठीक है, बगल में देख लीजिए, छूट गया तो बाद में पूछ लीजिएगा, मैं भी कुछ देख बहस नहीं करते। जब एक बार बात कह दी गई, क्लास में बहुत सारे लोग बैठे, आप अकेले नहीं है। छूट गया तो छूट गया ना, जगह छोड़ दो उसको वहां पे, बाद में पूछ लेना हमसे ही। कब स्कूल पास किया, छूट गया वहां छोड़ दो, कैप देकर किसी से मदद ले लेना। उसको लिखाने की स्पीड ठीक है, कुछ लोग लिख के बैठ जाते, मैं देखता हूँ, और कुछ रह गया तो रह गया, कोई ऐसा इश्यू मत लीजिएगा, इसको मत रोका करिए, इसमें आप रोका टोका मत कीजिए, फिर मैं भूल जाऊंगा मुझे क्या लिखाना है, तो लिख के प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं भूल गया तो फिर क्या करूंगा। तो ये कहीं थोड़ी कहीं कि हम लूटने के लिए ला रहे हैं, कहेगी क्या सरकार, नहीं कहने वाली। सरकार ने बोला हम तो जी खेती का विकास ध्यान करके ला रहे थे, फिक्स कर दिए, मूल कानून में प्रावधान भी ऐसा था, बट एक्चुअल में सरकार ने किसानों से फिक्स नहीं किया, जमींदारों से तो सरकार ने फिक्स किया होके, वही किसानों का जमींदारों का फिक्स हो जाता, तब समस्या। दूसरा, किसानों के पास मालिकाना हक छोड़ देते, क्यों छीना आपने। सरकार जो कह रही है वो समुचित नहीं है, वो बहुत तार्किक नहीं है। देखिए, वास्तविक कारण देखिए, आप वास्तव में अस्थायी बंदोबस्त का एक मुख्य उद्देश्य था आय की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, आय की स्थिरता एवं तात्कालिक तौर पर भू राजस्व में वृद्धि। अस्थायी का मतलब है इनकम स्टेबल हो जाए, तात्कालिक तौर पर, क्योंकि बोली बढ़ा के लगाई गई, तात्कालिक तौर पर भू राजस्व में वृद्धि। अगला पॉइंट लिखें, पैसे की आवश्यकता, अगला पॉइंट लिखें, पैसे की आवश्यकता
विभिन्न कारणों से थी। पैसे की आवश्यकता या धन की आवश्यकता विभिन्न कारणों से थी, जैसे भारतीय उत्पादों को खरीदने के लिए, कौमा भारत में प्रशासनिक खर्चे के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए इत्यादि। ठीक है, इन सब कारणों से पैसे की जरूरत है। अगला पॉइंट देखें आप, इसी में वास्तविक कारण थी। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों को जमींदारों के रूप में एक ऐसे राजनीतिक सहयोगी की आवश्यकता थी, ठीक है, इन सब कारणों से पैसे की जरूरत है। अगला पॉइंट देखें आप, इसी में वास्तविक कारण थी। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों को जमींदारों के रूप में एक ऐसे राजनीतिक सहयोगी की आवश्यकता थी, जो प्रत्येक स्थिति में अंग्रेजों का साथ दे, तो देखो अंग्रेजों ने क्या किया, इस बात को समझ लिया 24 परगना दीवानी अधिकार में कि जमींदार जो हैं ग्रामीण भारत के आधार स्तंभ हैं, पैसा यही कलेक्ट करते हैं, इनको हम अपनी तरफ कैसे जोड़ दें। यदि जमींदार जुड़ गए तो हमें अलग से प्रशासनिक अधिकारी रखने की जरूरत, किसानों से वसूलने की जरूरत, कानून व्यवस्था की समस्या को जो निपट लेंगे। भारत के लोगों से कोई सेंटिमेंटल लगाव तो था नहीं, होता कोई सेंटिमेंट तो जुड़ा हुआ नहीं था, उन्हें तो बस रेवेन्यू से मतलब था। तो जमींदारों को जोड़ने के लिए उन्होंने सभी जमीन का मालिक, सभी भूमि का मालिक बना दिया। अब जमींदारों के सेंस में क्या था भाई, अब तक क्या था, वो अपनी जमीन के मालिक हैं, प्रभावी तो हैं, बट बाकी किसान भी अपने अपने जमीन के मालिक हैं। अब जमींदारों के लिए क्या था, अंग्रेजों का रहना इसलिए जरूरी है कि सबके जमीन का मालिक हमें अंग्रेजों ने, और कितना वसूलना है सब अंग्रेजों ने हमारे हाथ में। आर्थिक हित होता है ना, बहुत बड़ा हित होता है। जब आर्थिक हित जुड़ जाते हैं, जमींदारों को बहुत सारा फायदा दिख रहा था अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों ने चाल चली तो अंग्रेजों को एक राजनीतिक सहयोगी की आवश्यकता। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जमींदार के रूप में उन्हें एक मजबूत सहयोगी मिले, तो कई पीढ़ियों से जो अंग्रेजों का साथ देगा भारत, जो वर्ग, जैसे जमींदार साथ देगा, तो हम कहते हैं भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सामाजिक आधार। एक टॉपिक चर्चा आएगी, किन किन वर्गों ने भारत में अंग्रेजों का साथ, जैसे सामाजिक आधार में जैसे जमींदार। अब कैसे जमींदारों को अपनी तरफ घुमाया, अपनी तरफ जोड़ा, आपके सामने लालच देकर।
तो वास्तविक कारण क्या था? आर्थिक और राजनीतिक। अंग्रेजों को ये पता था रेवेन्यू फिक्स करने में उनका नुकसान है कि भविष्य में वो चेंज नहीं कर पाएंगे, आगे आय नहीं बढ़ पाएंगे। बट 1793 में अंग्रेज इतने मजबूत भी नहीं हो गए थे कि एकदम सोच रहे थे कि पूरे भारत को जीत ही लेंगे। हर युद्ध की कीमत अदा करनी पड़ी। अब उस समय था जो हिस्सा है वो कम से कम मजबूती से उनके पास हो, फिक्स इनकम हो जाए। उस समय के हिसाब से उन्होंने निर्णय लिया, आगे का आगे देखा जाएगा। ये सिचुएशन है अंग्रेजों को समय 93 में। तो सरकार अपने किसी भी नीति की प्रशंसा करने वाली, मन में पहले बैठा लीजिए, सरकार कुछ भी करेगी तो बोलेगी भारत के लोगों को इससे फायदा होगा। सरकार के पक्ष में जो इतिहास लिखते हैं वो हमेशा सरकार की तारीफ, जो ब्रिटिश सरकार की तारीफ करेगा इसको कहते हैं साम्राज्यवादी लेखन। ज्यादातर मामलों में जो सरकार के पक्ष को न्यायोचित किया जाएगा। लेखन वगैरह में आपको नहीं जाना, नहीं फंसना, ये भी समय रहते मैं समझा दूंगा आपको लेखन का खेल क्या है, ठीक? क्यों लागू किया गया सरकारी और वास्तविक। अगला पॉइंट लिखें आप, प्रभाव। देखें आप प्रभाव। तो प्रभाव में भी क्या होता है कि प्रभाव लिखने का भी तरीका अलग अलग होता है। यहाँ पे ना 3 पक्ष है, एक जमींदार है, ठीक है, एक सरकार है और एक किसान है। क्या होता है कभी कभी टॉपिक के नेचर के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना होता है। इसका प्रभाव सरकार पर, जमींदार पर और किसान, या सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है। प्रभाव में पहला लिखें आप, सरकार पर, लिखें हाँ, लिखें आप पहला पॉइंट सकारात्मक पहलू में। देखें आप कि जिन वास्तविक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, जिन वास्तविक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जिन वास्तविक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सरकार ने इस बंदोबस्त को लागू किया, उसमें बहुत हद तक, टू लार्ज एक्सटेंट, बहुत हद तक सरकार को सफलता मिली। ठीक है, सरकार को सफलता मिली। ठीक है, जैसे आय की स्थिरता, राजनीतिक सहयोगी के रूप में जमींदार, इत्यादि कर दीजिए आप। ये जो वास्तविक कारण था सरकार को समझ। यहां लिखे नकारात्मक, नेगेटिव पॉइंट। नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा, लिखें कि भू राजस्व स्थिर किए जाने के कारण, भू राजस्व फिक्स स्थिर किए जाने के कारण भविष्य में राजस्व की वृद्धि
राजस्व में वृद्धि, राजस्व में वृद्धि की संभावना नहीं रही। जब आपने फिक्स कर दिया, कल आप अपनी आय को नहीं बढ़ा पाएंगे। क्लियर है सभी को? सरकार को एक नुकसान था, सरकार इस नुकसान को समझ रही है। ठीक है, आप थोड़ा और अभी आगे बढ़ेंगे, इस बात को देखेंगे आप। सरकार का ये था कि जमींदार हमारे साथ हो गए तो बंगाल बिहार उड़ीसा से हमें कोई अलग, बुरे से बुरे हालत में भी बंगाल बिहार उड़ीसा हमारे पास। ठीक है, सरकार ने बहुत आगे की सोची थी। अभी थोड़ी पता था कि मैसूर का विकेट एकदम ठीक है 93 में निकल गया, 92 में, आगे क्या होगा, मराठों के साथ क्या होगा, दोबारा कोई कमबैक। बुरे से बुरी स्थिति में यदि जमींदार हमारे साथ है तो बंगाल बिहार उड़ीसा हमारे हाथ। सरकार भी बहुत आगे से सोच रही है, बहुत दूर से। ठीक है, नकारात्मक एक हुआ। अगला पॉइंट लिखें, नकारात्मक नहीं। देखो, किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण हुआ। किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण हुआ। किसानों में असंतोष बना रहा। और आगे चलकर इन सब के लिए, आगे चलकर इन सब के लिए ब्रिटिश सरकार को उत्तरदायी माना गया। अभी टाइम लगेगा, बहुत सारे विद्रोह होंगे, किसान विद्रोह पड़ेगा, उसमें देखेंगे। उसका बंगाल बिहार उड़ीसा में किसान विद्रोह होगा, उसका पहला ही कारण होगा अस्थायी बंदोबस्त। जमींदारों के द्वारा शोषण फिक्स होते हैं सारे विद्रोह के कारण। हर चीज कॉन्सेप्ट आइडिया ड्रिवन है। तो सरकार को तात्कालिक फायदा मिला, आगे भी फायदा मिलेगा, बट किसानों में उसकी छवि एक लंबे समय के बाद खराब। जब इस बात की समझ होगी कि सबके लिए ब्रिटिश सरकार जिम्मेवार है, जब जब आंदोलन होगा किसानों की भागीदारी, समय लगेगा, लॉन्ग टर्म में सरकार के लिए नुकसानदेही है। ठीक है, तो सरकार पे सकारात्मक और नकारात्मक, मैं कोई टॉपिक आपको समझाता हूं, उसके पीछे मैं बार बार आपको ये बात स्पष्ट कर दे रहा हूं। कोई भी तार्किक पॉइंट आपको लगे सरकार को ये फायदा हुआ है नुकसान, आप लिख सकते हैं, डरना नहीं। हम यहाँ एक मेन स्ट्रक्चर रख लेते हैं। हम जानते हैं एग्जाम में इतनी बात चलेगी तो क्या होने वाला है स्टिल, बट आपको लग रहा है कि नहीं ये बात, इससे नुकसान सरकार को और ये भी नुकसान नहीं सकता, फिर फायदा नहीं, यू कैन पेंट आउट, कोई इशू वाली बात नहीं, रिस्क वाली बात। सब्जेक्टिव में हमेशा इसको भी समझने का यही फायदा होता है, आप अपने पॉइंट्स को भी इसमें आप आगे डरना नहीं। मैं आपने समझाया, मेंस बहुत आगे, अभी आप नरमी को लिखेंगे। दूसरा पक्ष कौन है इसमें? जमींदार। तीसरा पक्ष है किसान। देखें आप, जमींदारों पर प्रभाव, जमींदारों पे पहले नकारात्मक लिख लीजिएगा। जमींदारों पे पहले नकारात्मक लिख, जमींदारों पर प्रभाव में नकारात्मक लिख, पहला पॉइंट इसमें आप लिखे। भू राजस्व वसूली की कठोर शर्तों के कारण प्रारंभ के 15-20 वर्षों में
बड़ी संख्या में जमींदारों के अधिकार छीन लिए गए। छीन लिए गए। इससे न केवल उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ, इससे न केवल उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि आर्थिक नुकसान हुआ बल्कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची। सोशल प्रेस्टीज, सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची। जमींदारों को क्या लगता था, जैसे पहले वाले दौर में जमींदारों को राजस्व वसूल के देना होता था, आज देना है 10 दिन बाद दिए, 1 महीने बाद दिए, चल जाता था। अंग्रेजों ने शुरू से सख्ती बरती। आज का मतलब आज, 30 जनवरी का मतलब 30 जनवरी, सूर्यास्त के पहले। कभी कभी आप सुनेंगे जिले में कोई कलेक्टर एसपी आते हैं, ठीक है, महीने 2 महीने तक वो पूरा एकदम हंगामा मचाए रखते हैं अधिकारियों पे, यहाँ वहाँ रेड मारना और सब। भाई मैं तो सिस्टम से चलता हूँ। बेसिकली वो एक सिस्टम बनाते हैं, डर बनाते हैं, डर पैदा करते हैं। अंग्रेजों का कहना था भाई देखो तुम्हें प्रॉफिट तो हमने बहुत ही दिया जमींदारों को, बट सिस्टम एक बार डर बन जाएगा तो आजादी तक डर बना रहे। जमींदार बहुत रिलेक्टेंट थे, जमींदार थे, उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि जमींदार सरकार उनसे अधिकार छीन लेगी। सरकार ने छीन लिया, नहीं दिया टाइम पे, फिर छीना, फिर छीना। कपिल चंद्रा कहते हैं लगभग आधे जमींदारों की जमींदारियां छीन अगले 15-20 वर्ष। अब जमींदारों को लग गया कि भाई कहीं से भी हो टाइम पे जमींदारी रखनी है तो टाइम से हो, चाहे अकाल हो, सूखा हो, बाढ़ हो, कुछ भी हो। उसके बाद अंग्रेज भी रिलैक्स हो गए कि इतना पैसा हमें मिलेगा ही। तो इनफैक्ट शुरू में जमींदारों को इससे थोड़ा नुकसान ही हो रहा था। अगला पॉइंट लिखिए, सकारात्मक। देखिए हालांकि यह बंदोबस्त जमींदारों के लिए अधिक फायदेमंद था। अधिक फायदेमंद था। ठीक है, जमींदारों की आय बढ़ी, जमींदारों की आय में वृद्धि हुई, और अंग्रेजों से नजदीकी संबंध के कारण उनका राजनीतिक महत्व भी बढ़ा। नजदीकी संबंध के कारण उनका राजनीतिक महत्व भी बढ़ा। आय कैसे बढ़ी कल समझा चुका हूं आपको। भूमि दे दी गई, सामुदायिक संपत्ति दे दिया गया, किसानों से कितना वसूलना ये सब जमींदारों के ऊपर। सुन पा रहे हैं ना सभी लोग, समझने का ये पता। अच्छा आय कैसे बढ़ गई, कल यही बात आपको समझाई। ये सब अंतिम तौर पे जमींदारों के लिए बहुत फायदेमंद रहा है। यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे आप, नकारात्मक सकारात्मक के बाद एक पॉइंट नोट करके लिख लेंगे आप। अनुपस्थित जमींदार,
लिखेंगे अनुपस्थित जमींदार, अब्सेंटी लैंडलॉर्ड, अब्सेंटी लैंडलॉर्ड, अनुपस्थित जमींदार लिखेंगे आप। इसके बारे में एक लाइन लिख लीजिए आप। आ जाइए, तबीयत ठीक नहीं हो तो मदद ले लीजिएगा किसी की आप। गाने दीजिए। तबीयत में कोई इशू बेटा, नीचे ऑफिस से मदद ले लेना आप। पहले समझ लीजिए कौन सा अनुपस्थित जमींदार। अब जैसे अभी हमने क्या देखा कि जमींदारी छीन लिए गए, तो किसको दिया जाएगा? कोई और वो राइट ले लेगा, जो कमिटमेंट करेगा तो राइट मिल जाएगा। अब उसको राइट मिल गया, जो कमिटमेंट कर रहा है उसको राइट मिल गया। कई बार क्या होगा, जैसे मान लो सुनील जी की जिम्मेदारी चली गई, अब हम में से कोई आया है, सपोज एट एग्जांपल के तौर पर सूरीपत से आया है, पानीपत से आया है, भाई उसको जिम्मेदारी मिल गई तो वो रहेगा तो सूरीपत में। हो सकता है तो सुनील जी को रिक्वेस्ट करे कि भैया आप ही देख लो, आप यहाँ के सिस्टम को जानते हो, आप हमें इतना पैसा दे देना, बाकी सब रख लेना आप, तो आपको रख लेना। तो जो मूल जमींदार हुआ वो अब अनुपस्थित हो गया उस जगह से। जब निकलता था ऑक्शन, फिर से एक बार भाई देखो नीलामी लग रही थी, ताकि लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो मूल क्षेत्र वाले भी पार्टिसिपेट करते थे। हो सकता है सुनील जी भी किसी को खड़ा करते अपने डमी के रूप में, तुम भी बोली लगा, हमसे छीना गया अपने किसी रिश्तेदार। बट ऐसी संख्या देखी गई जो अनुपस्थित होते। ठीक है, बस ये वर्ड केवल चिन्हित करने के लिए कि जमींदारी बंदोबस्त के कारण अनुपस्थित जमींदारों का एक नया वर्ग भी आया। पहले ऐसा नहीं होता। जो जमींदार होते थे मूलतः वहीं के रहने वाले होते थे। कई एक नया वर्ग भी आया अनुपस्थित, और इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी। बातचीत अपनी भाषा में होगी, किस भाषा में? अंग्रेजों और भारतीयों में तुम कह रहे हो ना, तो वो तो अंग्रेजी में बातचीत होती। अंग्रेज फारसी भी जानते थे, तुर्की भी जानते थे, अरबी भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे, अंग्रेज हैं वो। नोट कर लिया आपने? आप देखोगे पुराने जमींदारों का स्वरूप बदल गया। पहले अपनी भूमि के मालिक होते थे, अब विशाल भूमि के मालिक हैं। एक अनुपस्थित जमींदार, दो यानी जमींदारी बंदोबस्त के कारण सामाजिक तौर पे भी आपको चेंजेस उसी पॉइंट्स में दिखेंगे आपको, जो पॉइंट्स में लिखा रहा हूं। बस वो समझने का होता है, अलग से उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तीसरा लिखे आप किसानों पर प्रभाव। अनुपस्थित जमींदार केवल समझना आता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। सिंपल सा पॉइंट है ना, जो उपस्थित नहीं है वो जमींदार, तो क्या एक्सप्लेन करेंगे? नेक्स्ट लिखिए तीसरे नंबर पे किसानों पर प्रभाव। अब इसमें किसानों पे सकारात्मक क्या पड़ेगा प्रभाव, कौन बताएगा? सकारात्मक क्या होगा? हाँ बोलिए। किसान पे जितना ज्यादा कमाई होगा तो वो उसके बाद, बट ये तो जमींदार के ऊपर है किससे कितना वसूलेगा। हाँ बोलिए पीछे से। हाँ बताइए बताइए, एक सेकंड। हाँ बोलिए, आप बोलिए। ठीक है, तो कोई नहीं, तो सकारात्मक प्रभाव इसमें तो कुछ पड़ता है। अब मान लो हम सबकी जमीन छिन गई, पहले तो जमीन चली गई तो सामाजिक प्रतिष्ठा चली गई, जमीन चली गई तो वैसे ही आय का नुकसान,
फिर रेवेन्यू सरकार ने फिक्स नहीं किया ना, जमींदारों की दया पे छोड़ दिया। इसमें किसानों का नुकसान ही नुकसान है, इसमें किसानों का नुकसान ही नुकसान है। ठीक, इसमें किसानों का, हमने बस ऐसे पूछा था आपसे। क्या आप लोग आंसर मत करिए ना, जैसे वो बोल रहे हैं तो फिर मुझसे बोल रहे हैं, ठीक है। देखो, आप क्लास में हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ भी बोलने के पहले हैंड रेज करिएगा, कुछ भी बोलने के पहले। बहुत सारे टीचर आएंगे ना, थोड़ा एक डिसिप्लिन से ना मजा आता है, ठीक है। आपको जो पूछना पॉइंट्स बनाइए, आप कॉपी में लिखिए आपको क्या क्या पूछना है, सारे क्वेश्चंस के उत्तर मिलेंगे आपको, बहुत सारे मंच बने हैं आपको। काम वाली क्लास का एक एडवांटेज है यहाँ पे ऑफलाइन क्लास का, कि कोई भी टीचर आसानी से रुक जाएगा कि इसके बाद क्लास नहीं है। एक दो दिन भी रुक गया तो आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। एकेडमिक टीम बैठती है अपने ऑफिस में, आप वहां भी जाकर के बात करते हैं, पूछ सकते हैं वहां पे, आप एकदम से डिसिप्लिन में रहिएगा। देखो, आपको यदि कह दिया जाए ना कि सकारात्मक, से मान लो इंटरव्यू आई है इसका, नहीं सकारात्मक प्रभाव ही बताओ, इंटरव्यू में नहीं बोले सर सकारात्मक कैसे हो सकता है। जैसे कहा जाए इंटरव्यू में कि दहेज के पक्ष में 5 सकारात्मक बातों का मतलब, अब जो कानूनन जुर्म है, ठीक है, दहेज का प्रचार प्रसार भी, लेना भी और प्रचार प्रसार भी कानूनन जुर्म है। मैं एक बात कह रहा हूं तुम्हें, तो अब वो उसकी अलग ट्रेनिंग होती है, हम कहें या ना कहें वो अलग चीज है। बट देखो, सोचने की यही क्षमता, जैसे आपने सोचा ना कि नहीं ये फायदा हो सकता है उनको मनचाहा देने, या ये हो सकता है, ऐसे ही स्टूडेंट की जरूरत है इस एग्जाम में। पूछने में क्या जाता है, एक बार जरा देखिए सोच करके, आपको समझ रहे। नकारात्मक तो क्लियर है क्या क्या उनका, एग्जाम में लिखने के लिए, समझने के लिए आपस में खुला रहना चाहिए थॉट। देखिए आप, किसानों पर प्रभाव, पहला पॉइंट लिखें आप, नहीं सकारात्मक नहीं, नकारात्मक लिखें, नकारात्मक लिखें, लिखें आप कि भूमि पर मालिकाना हक, भूमि पर मालिकाना हक समाप्त हो जाने के कारण न केवल किसानों की सामाजिक प्रतिष्ठा को चोट पहुंची, न केवल सामाजिक प्रतिष्ठा को चोट पहुंची, बल्कि उत्पादन की स्वतंत्रता भी छिन गई। उत्पादन की स्वतंत्रता या कृषि की स्वतंत्रता भी छिन गई। कृषि की स्वतंत्रता भी छिन गई, क्योंकि आप इसके जो मालिक है ना, वो जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। वो आपको फ्रीडम दे रहा तो दे रहा, नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा। आप जब मालिक है तो आप सोचेंगे क्या करने से हमें ज्यादा फायदा, अब तो मालिक की बात आपको माननी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, क्योंकि किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ा गया, दया पर छोड़ा गया, और दया पर छोड़ा गया, और जमींदारों के द्वारा प्रायः अधिक से अधिक भू राजस्व की वसूली की गई।
यहाँ तक कि सामुदायिक संपत्ति के उपयोग, यहाँ तक कि सामुदायिक संपत्ति के उपयोग की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। सामुदायिक संपत्ति के उपयोग की स्वतंत्रता समाप्त हो गई, वहां पे भी जमींदारों थे। लिखें, इससे किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा, और उन्हें कर्ज लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। अगला पॉइंट लिखें, उन्हें कर्ज लेने के लिए बाध्य होना। अगला पॉइंट लिखें, भू राजस्व वसूली की कठोर शर्तें, भू राजस्व वसूली की कठोर शर्तें, प्राकृतिक आपदा में राहत न देने संबंधी प्रावधान, के कारण भी किसानों को कर्ज के जाल में उलझना पड़ा। फसल खराब हो गई तब भी जमींदार कह रहा है कि हमें तो देना ही पड़ेगा, तुमसे मैं दूंगा ही दूंगा। तो फिर वो किसी जो वहां के जो कर्ज देने वाले साहूकार हैं, महाजन, उनके पास चले जाएंगे या जमींदारों को किसी गरीबी से कर्ज देंगे। एक बार कर्ज ले लिए तो फिर कर्ज के जाल से वो बाहर नहीं निकल। कंप्लेन करने भी जाएंगे कहीं लोकल पुलिस वगैरह के पास भी, तो पुलिस भी जमींदारों का ही साथ देगी। अंग्रेजों ने कोई समस्या है तो तुम पुलिस के पास जाओ, समस्या है तो अदालत में जाओ। अंग्रेजों ने पैरेलल दो व्यवस्था और बना दी। बट अदालत की व्यवस्था का भी उपयोग कौन करेंगे? जो पैसे वाले लोग करेंगे, प्रभावित लोग। दे दूंगा सवाल में, आपने अपने हाथ पे लिख भी लिया है, ठीक है। सुन पा रहे सभी लोग? अदालत में भी जाएंगे तब, पुलिस के पास भी जाएंगे तब की समस्या क्या होगा? जमींदारों के पक्ष में या व्यापारी पैसे वालों के पक्ष में जाएगा। तो किसानों के लिए समस्या गंभीर। अगला पॉइंट लिखें आप, देखिए, प्रशासनिक मशीनरी एवं न्यायपालिका पर भी जमींदारों एवं साहूकारों, जो कर्ज देने वाले हैं, साहूकारों, महाजन भी कहा जाता है उन्हें, साहूकारों की पकड़ ज्यादा थी। वहां से भी किसानों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं थी।
राहत मिलने की उम्मीद नहीं। अगला पॉइंट, कुल मिलाकर किसान गरीबी के दुष्चक्र में या गरीबी के जाल में या दुष्चक्र में, विशियस साइकिल कहते हैं इसको, गरीबी के दुष्चक्र में फंसते चले गए, फंसते चले गए। अभी आप आगे पढ़ोगे, बंगाल बिहार उड़ीसा में, जैसे पूरे हिंदुस्तान में अकाल आता था, बंगाल बिहार उड़ीसा में जब जब अकाल आता था, किसानों की हालत इतनी खराब होती थी कि लाखों की संख्या में किसान मारे जाते थे। कम से कम ऐसे आपको 5-7 अकाल के एग्जाम्पल मिलेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। उस अवस्था में पहुंच के ज्यादातर किसान, मतलब किसानों में भी सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होगी। जो जमींदारों के करीबी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 100% वही स्थिति होगी। बट इस बंदोबस्त में अधिकांशतः किसानों की दशा बहुत खराब, क्योंकि आप एक तरह से क्षेत्र छोड़ के भी नहीं जा सकते। जमींदारों का प्रभाव और वर्चस्व, क्योंकि अंग्रेजों के करीबी हैं, प्रशासन पे उनकी पकड़ है, जहां से चाहे वहां से जाते। शुरुआती पिक्चर वगैरह जो बनते थे 50s में, 60s में, 70s में, मतलब आजादी के बाद, हर पिक्चर में देखोगे आप, ज्यादातर पिक्चर में जो विलेन होते थे कोई जमींदार या कोई छोटे मोटे राजा साहब या कोई महाजन देने वाला साहूकार। किसानों की बहुत बड़ी समस्या रही है। ऐसा नहीं, आप ग्रामीण भारत से ज्यादातर लोग हैं यहाँ बैठे, आप गांव में अभी ऑब्जर्व करेंगे, आप अभी भी 10-20 परिवार ऐसे होंगे जो किसी साहूकार के जाल में एक बार फंस गए, उसे अपने खेतों पे, अपने घरों पे, जब कुछ ना कुछ वो बेकार लेता ही रहेगा उससे, और इस तरह से ब्याज लेता रहेगा, बार बार कहेगा तुम मूल धन का भी तो ब्याज ही नहीं दे पाओगे। 5,000, 10,000, 20,000 रुपए में भी ऐसा होता है कई बार, पता चला कई पीढ़ियां उसकी गुलामी कर रही है। ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है। पहले क्या होता था, इससे पहले सबके पास अपनी जमीन है, कोई समस्या हो गई तो पंच होते थे और बैठ करके फैसला होता था गांव में, और फैसला सबके लिए मान्य होता था। अब कोई समस्या होगी तो पंच की जरूरत नहीं है, अब आपको पुलिस स्टेशन जाना है। आप नहीं जाओगे तो दूसरा पार्टी साहूकार पहुंचेगा, देखो जी पैसा नहीं देना, पुलिस दरवाजे पे धमक जाएगी, जमींदार के लठैत दरवाजे पे धमक जाएंगे। अब राहत मदद के लिए किसके पास जाओगे? पैसे कम। एक ग्रामीण समाज होता था, तो अंग्रेजों ने पैरेलल सिस्टम ऐसा बनाया और एक तरह से आंख बंद कर लिया किसानों की तरफ, मरते हैं तो मरने दो। अंग्रेजों ने एक तरह से आंख ही बंद कर लिया, हमें ध्यान के जनाब जो समस्या हमें झेले। आगे भी किसानों को बहुत कम से कम कानून में बदलाव किए गए, राहत देने की कोशिश की गई। कुछ कुछ कानून में परिवर्तन होंगे भी तो किसानों को उससे बहुत फायदा जमींदार नहीं लेने देंगे। बंगाल बिहार उड़ीसा में देखोगे आप, जमीन को लेकर असमानता खूब ज्यादा रही हिंदुस्तान के बाकी हिस्से। क्यों? तो अंग्रेजों ने पॉलिसी बना के गैप दी। मद्रास में सब जगह जमींदार है, पंजाब में भी, सिंध में भी, बट इतना अंतर नहीं होगा कि बाकी जगह जो जो किसान अपने खेत को जोतते आ रहे थे वो अपनी जमीन का मालिक। इतनी खराब समस्या नहीं। तो यहाँ किसानों की बदहाली होगी, उसका एक बहुत बड़ा कारण जमींदारी बन। यहाँ भूमिहीन किसानों की संख्या बढ़ जाएगी खेती करने वाले। मालिकाना एक्शन क्या है? आप में से कुछ लोग ने सुना भी होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, नक्सलवादी आंदोलन। उसका जो शुरुआती बेस था वो था बिहार, बंगाल और उड़ीसा, और उसके जो शुरुआती बेस थे वो भूमिहीन किसान ही थे।
नक्सलवादी आंदोलन का, ठीक है, मार्क्सवाद का ही एक, ठीक है, रूप है, एक अलग नामकरण है नक्सलवाद। तो सामान्य घटना नहीं है। आजादी के बाद अभी पहला आम चुनाव भी नहीं होगा, संविधान में पहला संशोधन होगा और जमींदारी बंदोबस्त को, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त। आजादी की लड़ाई के दौरान तमाम राष्ट्रीय नेता इसके विरोध में आवाज बुलंद और अपनी सरकार बनते ही पहला कदम। इन सब बातों को जस्ट रखने के पीछे मकसद थोड़ा छोटा सा ये है कि ये घटनाएं आगे भी कभी नक्सलवाद में, कभी अग्रेरियन रिफॉर्म में, कभी लैंड रिफॉर्म में कनेक्ट हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि टॉपिक यहीं पे द एंड हो रहा है। यहाँ जितना हमें बताना उतना हमने बताया, तो थोड़े बहुत इसमें कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है हमें यूपीएससी की। अभी टॉपिक अभी चल ही रहा है हमारा, ये लगातार टॉपिक में बहुत सारी जानकारी आ रही है। देखो, जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, फिर आपका कोई क्वेश्चन अनुत्तर रह जाए, अनआंसर रह जाए, तब आप, जब तक चल रहा है मन में शायद सवाल आएंगे, अच्छा इसका क्या होगा, ठीक है, इसका मतलब मन में आएंगे सवाल, पर जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर कोई जरूरी के सवाल बचते हो आपका आवश्यक सवाल, तब एक बात है, ये आप एकदम कर रखिएगा। अभी 2 घंटे की क्लास चल रही है मोटे तौर पे, मैं चाह रहा हूँ जितना कवर हो सके इसमें। एक तरीका है जो आपने समझा दिया, पहले डिस्कशन करा दिया, फिर लिखवा दिया, ठीक है। तो क्लास में ना कुछ तो कुछ प्रोग्रेस भी होना चाहिए आपका। आप आ रहे हैं यहाँ पे और चाहे केवल बात करके कॉपी में कुछ नहीं हो, तो वो भी बहुत मजेदार चीज नहीं है मेरे हिसाब से। तो उस हिसाब से भी मैं इसको रख रहा हूँ, है ना, ठीक है। अभी अब जमींदारी बंदोबस्त हमने रखा, इसमें एक पॉइंट मुझे और ऐड कर। अब इससे संबंधित कोई सवाल आपके मन में से, आपके मन में क्या सवाल है? क्या हुआ? तो जाओ, तुम यहाँ आओ। देखो इनको यहाँ से, थोड़ी देर पहले मैंने भी कहा, अचानक से कोई आवाज ऐसे पास करेगी तो फिर वो फ्लो टूटेगा आपका, ठीक है। आप पार्टिसिपेट करिए, ठीक है, पार्टिसिपेट करिए, उसको कोई बुराई नहीं है। क्या सवाल था आपका, बताइए। हाँ, एक सवाल है, जो अधिग्रहण किसानों की मालिकाना हक जो दिया किसानों को कैसे दिया गया, उसमें ये था जो किसान जिस जमीन को जोत बो रहा था उसी को कंटिन्यू। हाँ, किसी किसान के पास यदि जमीन है, उसके लिए क्या प्रावधान था, तो वो जैसे मजदूरी कर रहे थे वैसे ही मजदूरी करेंगे, नहीं उसको नहीं टैक्स देना था। वो मजदूरी करेंगे, उन्हें मजदूरी का पैसा मिलेगा। दोनों सवाल, हाँ बोलिए। नहीं, किसी भी किसान से जिसके पास जमीन है उससे राजस्व जमींदार जितना चाहे उठा, कोई समान असमान। जैसे आज क्या होता है, किसी की इनकम ज्यादा तो उससे सरकार टैक्स ज्यादा लेती है, इनकम कम है तो उससे टैक्स कम लेती है, और एकदम कम इनकम है तो सरकार उससे टैक्स नहीं लेती। ये वेलफेयर गवर्नमेंट है, अपनी सरकार है। उस समय ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सबको देना है, जमींदारों को देना। हाँ, कोई किसान यदि टैक्स देने में असमर्थ है, नहीं दे पा रहा है, उसे कर्ज लेकर देना होगा, नहीं तो जमीन छोड़नी होगी, उसकी जमीन कोई और ले लेगा। नहीं, जो जमीन छोड़ा उसकी बोली नहीं लगेगी, तो जमींदार की जमीन है वो। अब जमींदार जिसको दे, में बात कर रहे हैं, मैं आऊँ क्या वहां पे? आप सब लोग इधर ध्यान दीजिए ना, क्या हो गया आप? ठीक है, आपने एक बात कह दी, बहुत अच्छी बात है। आप लोग आपस में आंसर बंसर मित्र भी तो मत करिए, थोड़ी देर से बैठे हो क्लास में। आप क्लास में खूब अच्छे से, एक अच्छे भाव से डिसिप्लिन रखिएगा, सभी अच्छे भाव से क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। 2 घंटे 2.5 घंटे की बात है, उसके बाद आते जाते खूब बातचीत करिए।
आते जाते खूब बातचीत करिए आपको, ऐसा कहना ना पड़े। अभी तक तो कहना नहीं पड़ रहा था, आज कहना पड़ रहा था। ठीक है, मैं ले आ रहा हूँ, ले लूंगा सारा। आगे से कहना मैं ही नहीं हूँ तो दूसरे टीचर भी आएंगे। आप डिसिप्लिन होंगे तो बहुत अच्छा रहता है इंटरेक्ट करने में क्लास में। यदि मैं प्लान करके आ रहा हूँ तो बहुत कुछ बताने का प्लान करके मैं आ रहा हूँ। अब तो जो पूछेंगे बताता रहूंगा, मुझे क्या, मुझे तो बात करना है। ठीक है, जो मैं प्लान करके आ रहा हूँ तो बहुत कुछ बताने का प्लान करके। आप सब लोग, सबका करियर है, कोई इंडिविजुअल नहीं लेगा। मैं किसी को कह भी रहा हूँ, आप सब उतने ही प्यारे हैं जितने मतलब एक किसी से मैं बात कर रहा हूँ, सब इक्वल है। सबके प्रति वही स्नेह और प्यार है। किसी को मैं डांटूंगा भी कभी तो बहुत अधिकार से, वो किसी पर्पस से मतलब व्यक्तिगत नहीं है कुछ भी, है ना। खूब अच्छे भाव से क्लास में रहना है, अपने लिए कम से कम। बहुत जरूरी है हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, दूसरे टीचर वगैरह भी क्लास में आएंगे तो फिर एक मैसेज कैसे मतलब क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो आपका तो क्वेश्चन का उत्तर कर दिया आपने। आपका क्या सवाल था? पूछिए। हाँ, बिल्कुल बैठ जाइए। सामुदायिक संपत्ति पे जमींदारों का अधिकार, जैसे मान लो जंगल है, सब जैसे चाहे वो जंगल को काट के खेत बना दे, जंगल को, जंगल का लकड़ी बेच करके वो इनकम करते हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से जमींदार मतलब छोटे मोटे राजा, छोटे मोटे राजा वाली स्थिति होगी। ठीक है, एक बात बस इसमें और आपको ध्यान रखना है, जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, बिचौलिया को लेकर के है। जैसे मान लो सपोज दैट, जैसे सुनील जी जमींदार सपोज दैट है, अब इतना बड़ा एक एरिया इनके पास आ गया, तो इन्होंने हो सकता है जिम्मेवारी इनको सौंप दी। ठीक है, कुछ हिस्से की जिम्मेवारी भाई ये देख लें, कुछ हिस्से की जिम्मेवारी सुमित को सौंप दी। ऐसे कर करके ना जिम्मेवारी बट गई। इन्होंने पता चला आगे पास ऑन कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई तुम मुखर्जी नगर वाले इलाके से इतना वसूल के हमें दे देते। अब क्या ये मेहनत करेंगे तो ये अपना मार्जिन भी लेंगे। आप प्रायः देखोगे किसान और जमींदार के बीच में 2, 4, 5, 10 बीच वाले भी हो जाएंगे कलेक्शन करने वाले। जमींदार का दर्शन करके किसान कई बार अपने आप को फूल में और धन्यवादी महसूस, वो अवस्था ला दी जाएगी। इसमें बिचौलिया भी आपको बहुत मिलेंगे। तो लास्ट पॉइंट लिख लें आप नोट करके इसमें आप, देखिए इस बंदोबस्त के अंतर अगर इस बंदोबस्त के अंतर्गत भूमिहीन किसानों की संख्या बढ़ी, तथा जमींदारों एवं किसानों के बीच बिचौलियों की संख्या भी बढ़ी। अब जैसे ये है जमींदारी बंदोबस्त का स्ट्रक्चर। एक हम लोगों ने कुछ बेसिक बातों पे हमने बात कर ली, फैक्चुअल बातें, विशेषता पे हमने बात कर ली, क्यों लागू किया गया और उसका प्रभाव। तो लेवल 1 के सवाल क्या होते हैं, जैसे अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, या अस्थायी बंदोबस्त किन क्षेत्रों में लागू किया गया, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, उसका सरकार एवं किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, अस्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया, उसकी विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख करते हुए उसके परिणामों के बारे में। समझ में आ रही बात? जो टॉपिक हमने पढ़ा उसमें सिंपली क्वेश्चन फ्रेम हो गया। ठीक है, जिस तरह से भी बनाना चाहेगा वो बना सकते। तो
पहले टॉपिक को ऐसे ही हमने कमांड रखा पूरी तरह से, और जब प्रभाव अगर आप लिखने जाएंगे तो समझा हुआ है तो वाक्य रचना चेंज हो जाएगी आगे से। आपको फायदा साबित करना है उस समय फायदा साबित करिए, और जब नुकसान साबित करना नुकसान साबित करिए, आपने लिखना है। किसानों के ऊपर हमने अलग से बात कर ली। जब तीनों बंदोबस्त पे बात कर लेंगे तो भू राजस्व बंदोबस्त का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते हैं ना, टॉपिक कनेक्ट होते हैं, सवाल के नेचर भी चेंज होते हैं। फिलहाल तो हमें इसी पैटर्न पे हमें रैयतवारी भी देखना है, स्किल पैटर्न। महालवारी बंदोबस्त जो उसके बारे में भी बताऊंगा, वो दोनों का मिक्सचर है। तो नया बस एक ही चीज है, दूसरी जमींदारी सिस्टम थोड़ा अलग है, रैयतवारी सिस्टम अलग है। जमींदारी में हमने क्या क्या देखा, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। क्लियर सभी को ना, किस क्षेत्र में लागू हुआ, कब लागू हुआ, किसने लागू किया, विशेषताएं क्या थी, क्यों लागू हुआ, सरकार का रीजन और वास्तविक कारण, और अलग अलग सरकार जमींदारों और किसानों पर इसका क्या प्रभाव दिखा। साथ साथ में कुछ अंडरस्टैंडिंग वगैरह की भी बात, ठीक है। सेम सेटअप पे अब हम रैयतवारी बंदोबस्त बात करते हैं। देखें आप, देखें आप, रैयतवारी बंदोबस्त। तो रैयत शब्द है, किसानों के लिए यूज किया जाता है, प्रायः छोटे किसानों के लिए, मझोले किसान, मध्यम श्रेणी के किसानों के लिए। जब हम किसान कहते हैं तो किसान का कोई एक वर्ग नहीं हो सकता है जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, ठीक है। आप मान के चलते जमींदारों वाली श्रेणी में भी आ सकते हैं। मध्यम श्रेणी के किसान हैं, छोटे किसान हैं जो बहुत छोटे किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं जो मजदूरी करते हैं जाकर के खेतों पे, उससे अपनी जीविका चलाते हैं, तीन किसान हैं, अलग अलग कैटेगरी। रैयत शब्द मध्यकाल में यूज होता रहा धरल्ले से किसानों के लिए, प्रायः छोटे किसानों, भूमिहीन किसानों, मजदूर किसानों को रैयत कहा जाता रहा है। अंग्रेजों ने जो एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, नाम ही दिया रैयतवारी से करते। फिर से एक बार बात होगी, एरिया यानी किस क्षेत्र में लागू था ये, देख लें आप यहाँ पे, मद्रास प्रांत एवं बॉम्बे प्रांत में, असम के कुछ भागों में भी, मद्रास प्रांत एवं बॉम्बे प्रांत में असम के कुछ भागों में, मद्रास बॉम्बे प्रांत। ये जो मद्रास प्रांत है, बेसिकली क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जब भी किसी क्षेत्र को जीतते गए, जैसे सपोज दैट मान लो यहाँ बॉम्बे है, ठीक है, अंग्रेजों ने मराठों को हराया तो गुजरात, मध्य प्रदेश का अच्छा खासा इलाका, महाराष्ट्र, ये सब बॉम्बे प्रांत का हिस्सा हो। अंग्रेजों ने सिंध को जीता तो उसको भी बॉम्बे प्रांत में ही था। यहाँ मद्रास था, आसपास के क्षेत्र को जीतते गए और सबको मद्रास प्रांत में कर दिया गया, सब सारे। यहाँ बंगाल था, ये सब इलाका तो था ही, नॉर्थ ईस्ट में कुछ इलाका जीता गया, उसे भी बंगाल में शामिल। अंग्रेज जहां जीतते थे ना, वहां मेन प्रांत में उसे अटैच कर दिया करते। बाद में धीरे धीरे प्रांतों की संख्या बढ़ेगी। अंग्रेज जब हिंदुस्तान छोड़कर गए, उनके द्वारा जो शासित क्षेत्र था डायरेक्ट, उसमें 11 प्रांत बन जाएंगे। बट शुरुआती कहानी 3 प्रांत से होगी, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। जब हम मद्रास कहते हैं तो उसमें तमिलनाडु भी आ जाता है, केरल भी आ जाता है, कर्नाटक का ठीक ठीक इलाका आता है, आंध्र प्रदेश का भी कुछ इलाका आता है। यानी मद्रास प्रांत काफी आज की तुलना में बहुत विशाल अंग्रेजों का था। बॉम्बे जब हम बोले तो इसमें गुजरात भी, महाराष्ट्र भी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश का एक ठीक ठीक हिस्सा, सिंध का इलाका। तो हमने कहा बॉम्बे एवं मद्रास प्रांत में बड़े भूभाग में, ठीक है, पहला पॉइंट हमने। दूसरा लिखें आप,
देखिए, सर्वप्रथम सर्वप्रथम 1792 में 1792 में कैप्टन रीड एवं मुनरो, थॉमस मुनरो कर लीजिएगा, कैप्टन रीड एवं थॉमस मुनरो के द्वारा कैप्टन रीड एवं थॉमस मुनरो के द्वारा 12 महल क्षेत्र में प्रायोगिक तौर पर इसे लागू किया गया। प्रयोग के लिए, मतलब शुरुआत, पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रायोगिक तौर पर इसे लागू किया। अब ये आपको याद होगा, तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब हुआ था? 90 से 92 के बीच। मैसूर का आधा भूभाग ले लिया गया था, उसी में था डिंडुगल, बारामहल, ये सब क्षेत्र था अंग्रेजों ने ले लिया। अंग्रेजों ने 12 महल में प्रयोग करना शुरू किया। इसमें क्या था? किसानों से सीधे राजस्व वसूलना। कल याद है ना सभी को, क्लास के अंत में हमने बताया था जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी में अंतर क्या है, याद है सभी को? जमींदारी में जमीन छीन करके किसी एक को, रैयतवारी में सबके पास जमीन, महलवारी में भी सबके पास जमीन, बट राजस्व किसी एक व्यक्ति से लिया जाए। बेसिक अंतर कल मैंने आपको बता दिया था जाते जाते, उसी को थोड़ा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये प्रायोगिक तौर पे शुरू किया गया था। अगला पॉइंट लिखें आप, 1820 के दशक में बॉम्बे प्रांत में एलिफिंस्टन एवं मद्रास प्रांत में थॉमस मुनरो के द्वारा इसे लागू किया गया। ये हो गई फैक्चुअल जानकारी। किस क्षेत्र में लागू था, पहली बार प्रयोग कब हुआ, किसने किया, किस स्थान पे किया, और 1820 का दशक यानी 20 से 30 के बीच, 1820 1820 से 30 के बीच मद्रास प्रांत में थॉमस मुनरो वहां का गवर्नर था प्रांत का, और एलिफिंस्टन बॉम्बे का गवर्नर था। उस पूरे क्षेत्र में इसे लागू किया। अगला सवाल ये उठता है कि जमींदारी बंदोबस्त क्यों लागू नहीं किया, रैयतवारी क्यों लागू किया गया? पहले जो बंदोबस्त चला आ रहा था उसी को हम लागू कर सकते थे, रैयतवारी क्यों? और इसमें भी देखेंगे हम सामान्य विशेषता के बारे में, वैसे हम यहाँ भी देखने वाले सामान्य विशेषता। देखिए आप जरा, रैयतवारी क्यों लागू किया गया, इसे क्यों लागू किया गया? फिर एक बार देखेंगे हम सरकारी तर्क। देखें, सरकार का यह दृष्टिकोण था या यह मत था
कि इस क्षेत्र में जमींदार नहीं है, और टीपू सुल्तान ने भी किसानों से प्रत्यक्ष भू राजस्व वसूला था। नोटेड आपने? सरकार का क्या तर्क है कि इस क्षेत्र में जमींदार नहीं और किसानों से प्रत्यक्ष भू राजस्व, इसलिए हम भी किसानों को मालिक मान के सीधे उससे हम राजस्व देंगे। इसी में लिखें अगला पॉइंट, सरकार का यह तर्क जो है आंशिक तौर पर सही, सरकार का यह तर्क आंशिक तौर पर सही है। सरकार का यह तर्क आंशिक तौर पर सही है क्योंकि इन क्षेत्रों में भी जमींदार थे, इन क्षेत्रों में भी जमींदार थे। आपने मान लो मद्रास में, चलो टीपू सुल्तान तो कुछ ही इलाकों में ना, पूरा तमिलनाडु पे शासन थोड़ी था, महाराष्ट्र में, गुजरात में, वहां तो जमींदार थे। तो सरकार का तर्क कोई बहुत मजबूत नहीं। देखिए आप, वास्तविक कारण, रियल कॉज क्या था इसका? हाँ, वास्तविक कारण ना, रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया इसके लिए? वास्तविक कारण में पहला पॉइंट लिखें कि ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के कारण भारत को बाजार के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई। और इसके लिए आवश्यक था कि भारतीयों के पास कुछ क्रय क्षमता हो, खरीदने की क्षमता हो, क्रय क्षमता। अब देखो जमींदारी बंदोबस्त में क्या होता था, समझो उस क्षेत्र का पूरा मुनाफा जमींदार के पास चला होता था या उसके 10-20 करीबी लोगों के पास आता था, और वो सब ऐसो आराम पे पूरा खर्च कर रहे हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या होगा, मान लो हम सब भूमि के मालिक हैं, चलो छोटे किसान को तो इसमें भी बहुत प्रॉब्लम होनी है, भूमि किसान, पर जो मजबूरे और बड़े किसान हैं उनके पास इतना बच जाएगा कि वो कुछ भी चाहें तो खेती में निवेश कर सकते हैं या कुछ चीजों को खरीद। अंग्रेजों को सिस्टम बदलने की जरूरत है। एक रीजन था ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है ब्रिटेन में मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन। ये 1760 और 70 के दशक में शुरू हो गया था ब्रिटेन, 1760 और 70। 1800 तक आते आते वो अपने चरम पे आ गया था, पीक पे आ गया था पहला। कंपनी के कर्मचारी जब यहाँ से व्यापारी कपड़े लेकर जाते थे तो वहां खूब हंगामा होता था, इतने सारे कारखाने ब्रिटेन में, हम कपड़ा का उत्पादन करें तो भारत से कपड़े लेके क्यों आ रहे हैं? वहां की सरकार पे व्यापारी उद्योगपति दबाव बनाते थे, अब ये व्यवस्था बंद करो, नई व्यवस्था शुरू। 1813 में ब्रिटिश सरकार ने पॉलिसी को चेंज भी किया, कंपनी के व्यापारी के अधिकार को समाप्त किया।
ये बंदोबस्त क्यों लागू किया गया? उसका एक बहुत बड़ा कारण है ब्रिटेन की अपनी जरूरत, औद्योगिक क्रांति। वो चाहता है उसके माल अब भारत में बिके। तो जमींदारी बंदोबस्त में खरीदार सिमट जाएंगे कुछ ही लोगों। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कम से कम मध्यम श्रेणी के और बड़े किसानों के पास इतना जरूर बच जाएगा कि कुछ ना कुछ वो खरीदेंगे, कहीं ना कहीं वो निवेश करेंगे। उनकी अपनी जरूरत एक रीजन, वास्तविक कारण की बात कर रहे हैं। वास्तविक कारण में दूसरा पॉइंट लिखे आप, देखें कि सरकार आय में वृद्धि की संभावना को बनाए रखना चाहती है। जो कि जमींदारी बंदोबस्त में नहीं हो पा रहा था। ठीक है, वहां तो फिक्स हो गया था ना कि सरकार क्या इनकम देगी। अब सरकार आगे देख रही है कि भाई आगे हम ऐसा सिस्टम लाए जहां 20-30 वर्षों से अपने राजस्व को हम बढ़ा भी। जब किसानों को छोड़ा जाएगा तो किसानों को पता है कि भाई हमसे सरकार इतना ही लेने वाली है, तो किसान भूमि में निवेश करेंगे, उत्पादन भी बढ़ाएंगे। उत्पादन बढ़ने से सरकार को ज्यादा फायदा है, लोगों की खरीद क्षमता भी बढ़ेगी और सरकार की आय भी बढ़ेगी। तब सरकार की अलग परिस्थिति, जो अलग कारणों से सरकार ने डिसाइड किया। अब परिस्थिति बदल चुकी है। 1818 तक मराठों का विकेट भी निकल चुका है। तीसरे मराठा युद्ध के बाद मराठों का विकेट भी निकल चुका है। भारत में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो अंग्रेजों को मजबूती से चुनौती। अभी भी सिंध और पंजाब शेष है, बट ऐसा नहीं है। ब्रिटेन की परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तो सरकार ने अपने निर्णय को, दो सवाल, रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया या जमींदारी बंदोबस्त क्यों नहीं लागू किया गया, प्राय सवाल यही आता है ना, क्यों नहीं, तो उसके पीछे रीजन। एक और थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, लिख लीजिए आप यहाँ पे। अगला पॉइंट कारण में लिखें आप। ब्रिटेन में उपयोगितावादी विचारधारा, यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी जो है, उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। प्रभाव बढ़ने का मतलब लोगों पे, सरकार पे प्रभाव बढ़ता जा रहा था। और इसका दृष्टिकोण ठीक है, प्रभाव बढ़ता जा रहा था और इसका दृष्टिकोण जमींदार विरोधी था। इसमें जैसे बेंथम है, जेम्स मिल है, इस तरह के विद्वान हैं। औद्योगिक क्रांति के साथ उनका विचार ब्रिटेन में बहुत सम्मान से लोग सुनते थे, पढ़े लिखे लोग। सरकार में भी प्रभाव था। ये कहते थे सरकार को कोई भी नीति लानी चाहिए, ऐसी नीति जिससे अधिकतम लोगों को फायदा मिले। ये कहते थे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिले। सरकार अपने हर पॉलिसी में, हर सिस्टम में इस बात को ध्यान। ब्रिटेन में भी जो जमींदार हैं उससे समाज को बहुत फायदा नहीं हो रहा है, तो ये ब्रिटिश जमींदारों की भी आलोचना कर रहे हैं। भारत में जमींदारी बंदोबस्त, भाई आपको थोड़ी इससे बहुत फायदा मिल रहा है, तो आपकी तो और स्थिति खराब हो रही है, सरकार बदनाम हो रही है, इसमें किसानों का शोषण होता है। तो इसका भी प्रभाव प्रशासन पे बढ़ रहा था। और ये भी जमींदार को सरकार मान रही थी कि नहीं, हाँ ये ठीक कह रहे हैं, तो ये ब्रिटिश जमींदारों का भी विरोध कर रहे हैं। और
भारत के जमींदारी बंदोबस्त का भी विरोध कर रहे थे। भारत में जो पॉलिसी बनती थी उसमें एक अच्छी खासी चर्चा ब्रिटेन में भी होती थी। भाई ब्रिटेन तो बॉस हो गया ना, मालिक हो गया, उसके हितों के अनुसार भी चीजें तय होनी है भारत में। तो आपसे जब पूछा जाए रैयतवारी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया, तो सरकारी कारण आंशिक रूप से सत्य है, बता दिया हमने। वास्तविक कारण सरकार अपने फायदे को ध्यान में रखती है। फायदा क्या? भारत को बाजार के रूप में कन्वर्ट करना है। फायदा क्या? राज्य को, यहाँ की सरकार को अपनी आय बढ़ानी है। और तीसरा वाला पॉइंट जो कि किताबों में मिल जाता है कई बार इसका, इसलिए हमने आपको मेंशन करा दिया कि ये भी रहना। ठीक, दो प्रश्न का उत्तर हो गया। रैयतवारी बंदोबस्त क्यों या फिर जमींदारी क्यों नहीं लागू किया गया? ये ध्यान रखिएगा, जिस क्षेत्र में जो सिस्टम लागू किया गया आजादी तक वही सिस्टम चलेगा। आपके मन में कभी आएगा कि क्या सरकारी जमींदारी बंदोबस्त को बदल सकती थी? हाँ, बदल सकती थी, सरकार को अधिकार था। सरकार ने नहीं बदला अपने राजनीतिक फायदे के लिए। सरकार ने जब कानून बनाया तो कानून बना के उसे चेंज की। आजादी तक बहुत कम चेंज करेगी सरकार, रहने देगी उसको। सरकार चाहती तो वहां पे भी बदलाव कर सकती थी, उसके पास अधिकार। जब उसने अधिकार दे दी तो छीन भी सकती। ठीक है, अंग्रेजों को इसका खूब फायदा मिला है उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में जमींदारों के साथ। जब जब कोई विद्रोह होते थे तो जमींदार ही पहले उसका दमन विद्रोह करता। पैसे वाले लोग थे, सरकार को खूब साथ देते। तो रैयतवारी बंदोबस्त में रैयत का मतलब सबसे पहले मैंने बताया आपको, क्लियर सभी को? रैयत किसानों को, प्रायः छोटे किसान। किस क्षेत्र में लागू किया गया, प्रायोगिक तौर पे कहां लागू किया गया, और किस दशक में इसे लागू किया गया, तीन बातें बताएं। बंदोबस्त क्यों, चौथा ये पॉइंट मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, या जमींदारी क्यों नहीं, दोनों तरह से पूछे। अब आप लिखे हैं विशेषताएं। विशेषताएं, विशेषताएं में लिख लें आप। रैयतों को, पहला पॉइंट लिखिएगा, रैयतों को भूमि का मालिक माना गया। रैयतों को भूमि का मालिक माना गया, हालांकि मालिक मानने से पूर्व, मालिक मानने से पूर्व हालांकि मालिक मानने से पूर्व इसकी जांच पड़ताल की गई। कि किसके पास कितनी भूमि है, इसकी जांच पड़ताल की गई, जांच की गई कि किसके पास कितनी। ठीक है, जो लोग पहले से जिस जिस भूमि पे हाथ धोते आ रहे थे, ग्रामीण समाज लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो सरकार उसको रिकॉर्ड पे मान्यता देती है, ठीक है भाई इसके पास कितनी। ठीक है, तो यहाँ पे रैयतों को भूमि का मालिक माना गया, जिसके पास जो जमीन है वो बनी रही। पहला अंतर जमींदारी बंदोबस्त में क्या था, सबकी जमीन। जैसे आप इसको कंप्लीट करोगे दोनों में डिफरेंसेस, आपको सिमिलैरिटी डिफरेंसेस दोनों दिख रहे हैं। सवाल ऐसे भी हो सकते हैं, दोनों में क्या समानता और अंतर है, अपने आप आपको दिख जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखें, हालांकि जमींदारी बंदोबस्त की तरह ही रैयतों या मालिकों के साथ यह शर्त जोड़ी गई
यह शर्त लगाई गई या जोड़ी गई कि समय पर भू राजस्व अदा न करने पर भू राजस्व अदा न करने पर सरकार के द्वारा भूमि जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, सरकार के द्वारा भूमि, सेम कंडीशन जो वहां पे था, रियाज से पहले जमा नहीं करेंगे तो आपकी अभी सेम था यहाँ पे, यानी आपको टाइम पे जमा करना, सरकार ने कंडीशन यहां भी लगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, देखिए भू राजस्व के निर्धारण के लिए सिद्धांत के रूप में एक बेहतर पद्धति अपनाई गई। और यह थी कुल उपज में से खर्च को निकालने के पश्चात जो भी बचत होगी किसानों के बाद उसका 50% से अधिक सरकार नहीं लेगी। ठीक है, 50% से अधिक सरकार कलेक्ट नहीं करेगी। ये भी बहुत टफ काम है, किसका कितना उपज हुआ, कितना खर्च हुआ, बहुत टफ काम है। एक एक किसानों के मालिकाना हक को चिन्हित करना टफ काम है। पूर्व में तो बहुत लगन से काम किया, फिर गांव के लोगों से ही पूछ करके आइडेंटिफाई कर दिया जाए। उसके लिए कोई अलग से कोई समिति वगैरह नहीं बनाई गई। ठीक है, बैठो तो संभव है क्या हिंदुस्तान में? आज भी संभव नहीं, बहुत मुश्किल। ठीक है, फिर कितना लागत हुआ, मोटे मोटे तौर पे अनुमान लगा लिया जाता। कागज पे ये सिस्टम बेहतर था। देखो, किसानों से आप उसका उपज का हिस्सा लो ना। आप जैसे किसानों ने मेहनत किया, उसने बीज पे खर्च किए, खाद पे खर्च किए, मेहनत, उसको हटा दो, जो बचता उसमें आप ले लो, किसानों के लिए भी छोड़ दो, तो ठीक है। कागज पे सिस्टम बेहतर था, कई जगहों पे ठीक तरीके से लागू नहीं था। ऐसा नहीं कि नहीं लगता, कई जगहों पे ठीक तरीके से ये लागू नहीं था। कागज पे ये बेहतर, निर्धारण का तरीका बेहतर था जमींदारी बंदोबस्त करना। वहां हमने क्या बताया था? पुराने अनुभव और मनमाने तरीके से इतनी बोली। यहाँ कम से कम सरकार कह रही कि हम देखेंगे। अगला पॉइंट लिखें, प्राकृतिक आपदा के समय राहत का प्रावधान था। प्राकृतिक आपदा के समय राहत का प्रावधान, ठीक है, वहां पे नहीं था, यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, देखिए 30 वर्षों के अंतराल पर 30 वर्षों के अंतराल पर सरकार भू राजस्व का पुनः निर्धारण करेगी।
पुनः निर्धारण करेगी। देखो व्यवहार में क्या होता था, सरकार मनमाने तरीके से यहाँ वसूलती थी कई बार। वो सब इतना बड़ा हिंदुस्तान है, कहाँ कहाँ पहुंचेंगे अंग्रेज। अधिकारियों पे छोड़ा हुआ अधिकारी मनमाने करते थे, कहीं बेहतर तरीके से लागू हो गई, कहीं नहीं लागू हो गई, व्यवहार नहीं। बट जमींदारी बंदोबस्त से जब भी तुलना होती तो कागज पे बेहतर व्यवस्था थी और इसका किसानों को लाभ भी मिला है, फायदा भी। तो हमने इसकी विशेषताओं की भी बात करी। प्रभाव लिख लें आप। प्रभाव लिख लें आप सरकार पर। सकारात्मक नकारात्मक दोनों लिख लें आप। सकारात्मक लिख लें आप एक पॉइंट कि जिन वास्तविक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सरकार ने इसे लागू किया, उसमें एक बड़ी सीमा तक सरकार को सफलता मिली। एक बड़ी सीमा तक सरकार को सफलता मिली। जैसे आय में वृद्धि, बाजार को ध्यान में रखते हुए, बाजार को ध्यान में रखते हुए इत्यादि कर दिया। उद्देश्य को यहाँ रिपीट करना होता है। तो उद्देश्य होता है, आप देखेंगे उसी को रिपीट करना होता है। सरकार को क्या फायदा मिला, फायदा मिला। नुकसान लिखें आप, तो नुकसान नकारात्मक पहलू। देखिए प्रशासनिक खर्चों में वृद्धि हुई, क्योंकि प्रशासनिक खर्चों में वृद्धि हुई क्योंकि बंदोबस्त को लागू करने एवं राजस्व वसूलने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता है। बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता। आप एक एक से सर्वे करोगे, कलेक्ट करोगे, हर एक साल आप अलग अलग फसल पे कलेक्ट करोगे। आपको कर्मचारी, अधिकारी बड़े छोटे हैं ना, वो बड़ी संख्या में रखने पड़ेंगे आपको, खर्च वेतन भी देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो वो एक इसका सरकार के लिए नकारात्मक पक्ष था। इसमें किसानों का, छोटे किसानों का यहाँ भी शोषण होगा, वो भी नकारात्मक पक्ष, मेजर नकारात्मक सरकार के लिए। किसानों पर प्रभाव लिखो आप, रैयतों पर प्रभाव। यहाँ लिख लो सकारात्मक, रैयतों पर प्रभाव लिखो आप। यहाँ लिख लो सकारात्मक में, बंदोबस्त के कारण अपेक्षाकृत बड़े एवं मध्यम श्रेणी के किसानों को, अपेक्षाकृत बड़े, लार्ज एवं मध्यम श्रेणी के किसानों को फायदा हुआ, क्योंकि राजस्व
देने के पश्चात भी, भू राजस्व देने के पश्चात भी इतना बच जाता था जिसका कृषि एवं अन्य कार्यों में निवेश कर सके। अन्य कार्यों में निवेश कर सके। नकारात्मक लिख लें आप। छोटे किसानों पर करों का बोझ अधिक था। छोटे किसानों पर करों का बोझ अधिक था। करों का बोझ अधिक था। देखिए, इनकी दशा जमींदारी बंदोबस्त के किसानों जैसी थी। आय में गिरावट, भूमि को बेचना पड़ा, करों का बोझ अधिक था। देखिए, इनकी दशा जमींदारी बंदोबस्त के किसानों जैसी थी। जमींदारी बंदोबस्त के किसानों जैसी थी। देखिए, जैसे आय में गिरावट, भूमि को बेचना पड़ा या गिरवी रखना पड़ा, कर्ज लेना पड़ा, इत्यादि कर दीजिए। तब चूंकि दबाव इतना होता था कि लेना पड़ता था। अच्छा, ये कागज पे है, व्यवहार में जो छोटे मोटे अधिकारी होते थे वो भी किसानों पर दमन कर लेते थे। ऐसा नहीं कि एकदम चीजें, तो बड़े जो लोग हैं उनके पास थोड़े लिंक हो, पैसे हो, तो वो अपना जीवन बेहतर कर लेते हैं। छोटे किसानों के लिए ये भी दुखदाई ही रहा है। कोई बहुत फायदा उनके लिए, मतलब मजबूरी में जब बोझ जा रहा तो बेच देते थे, किसी को किराए पे दे देते थे, गिरवी रख देते थे, कर्ज ले लेते थे। क्यों? सरकार ने प्राकृतिक आपदा से राहत की बात की, बट ऐसे कई एग्जाम्पल हैं कि सरकार आपदा को आपदा ही नहीं मानती थी। किसान या लोकल लोग कहते थे नहीं आपदा है, माफ करिए कर, तो सरकार कहती थी नहीं आपदा नहीं है। किसान तो फंस गया उसमें, सरकार जो कहेगी वो बात मान। व्यवहार में किसानों की समस्याएं, छोटे किसानों की समस्याएं यहाँ भी। सरकार और किसान ये दो पक्ष। एक बार क्या करिए आप लोग, क्विक एक बार जमींदारी और रैयतवारी को देख लेंगे, तुलनात्मक एक चार्ट बना देते हैं आप।
आइए एक बार बोर्ड की तरफ आप लोग। जमींदारी क्षेत्र याद है ना, कहाँ पे लागू हुआ था? लागू हुआ वहां आजादी तक रहेगा, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा ना? दोनों के क्षेत्र में अंतर दिख रहा है आपको, एक इस क्षेत्र में लागू है, इस क्षेत्र में लागू। जमींदारी कब लागू हुआ? 1793। रैयतवाड़ी कब लागू हुआ? 12 महल जो मैंने लिखवाया ना, वो क्षेत्र का नाम है। 12 महल, 12 महल जो है वो क्षेत्र का नाम है। जैसे 24 परगना, 24 ही लिखते हैं उसको। इंग्लिश में 24 लिखना पड़ेगा, 24 नहीं लिखना पड़ेगा। जगह का नाम ही है 24 परगना, तो 24 परगना थोड़ी करोगे उसे। तो जिस जगह का नाम है 24 परगना, तो 24 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। जमींदारी अच्छा कब लागू हो? तो क्लियर, 93 में लागू हुआ। और यहाँ हमने क्या बताया आपको? 1820 के दशक में। क्लियर सभी को? अलग अलग समय में लागू हुआ। किसने लागू किया था जमींदारी को? कौन? रैयतवाड़ी को मुनरो और एलिफिंस्टन ने। 2 मुनरो हो गए, एक हेक्टर मुनरो जो लड़ने वाला था, और एक थॉमस मुनरो, इसलिए पूरा नाम लिख पाया यहाँ पर। ठीक है। हेक्टर मुनरो का नाम याद है क्या? किस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था? बक्सर के। जमींदारी बंदोबस्त में मालिक किसको माना गया? रैयतवाड़ी बंदोबस्त में रैयतों को, जो किसान थे। अंतर यहाँ भी हो गया, मालिकाना है। पूरा राजस्व सरकार को कौन देगा जमींदारी बंदोबस्त में? जमींदार देंगे। यहाँ कौन देगा? जो रैयत है, भूमि के मालिक। ठीक है। जमींदारी बंदोबस्त में शर्त क्या थी? रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भी सेम शर्त, इसमें कोई छेद नहीं था। सरकार यहाँ पे क्लियर है, समय पे नहीं दोगे तो तुम्हारी भी जमीन, यानी दोनों जगह वास्तविक मालिक कौन हो गई? सरकार। दोनों जगह वास्तविक मालिक सरकार। जमींदारी बंदोबस्त में बोली लगाई गई थी, नीलामी की गई थी, निर्धारण। याद है ना सभी को? हमने क्या निर्धारण कैसे हुआ था वहां पे? पिछले रिकॉर्ड, अनुभव और मनमाने। सरकार को लगा इतनी बोली होनी चाहिए, सरकार ने आगे का भी लगा दिया ना। जैसे 10 साल बाद बढ़ाते, 20 साल बढ़ा, अभी बढ़ा देते। सरकार ने कह दिया आगे अब हम कभी नहीं बढ़ाएंगे। यहां निर्धारण का तरीका क्या था? रैयतवाड़ी में सरकार देखेगी उपज कितना हुआ, लागत कितना हुआ, फिर निर्धारित करेगी। जमींदारी बंदोबस्त में सरकार ने जो निर्धारित किया, जमींदारों को कितना सरकार को देना होता था, और यहां सरकार ने क्या कहा? 50% से ज्यादा नहीं लेगी। व्यवहार में लेती थी। जैसे लोग कहते थे आपदा आ गया, फसल खराब, सरकार कहती नहीं आया, तुम्हें राजस्व देना होगा। अब मरता क्या ना करता, फिर उसको महाजनों के पास जाना पड़ेगा। ये व्यवहारिक समस्या है, पर कागज पे ऐसा था जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक। आपदा के समय राहत का प्रावधान जमींदारी बंदोबस्त में नहीं था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में था। और जमींदारी बंदोबस्त परमानेंट था या चेंज हो सकता था? उसमें परमानेंट था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में चेंज हो सकता था। आप देखोगे इसमें समानता और अंतर आपको दोनों दिखेंगे मेजर कॉन्सेप्ट के। जैसे आपसे पूछा जाए कभी, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जमींदारी और रैयतवाड़ी बंदोबस्त में तुलना की, ओपन क्वेश्चन हो गया। तुलना में क्या करना होता है? समानता और अंतर दोनों बिंदु बताने होते हैं। ठीक से सुन पा रहे हैं सभी लोग? तुलना में क्या होता है? समानता और अंतर। अब एक तरीका क्या होता है, पहले हमने समानता बता दिया, फिर अंतर बता दिया। दूसरा तरीका क्या होता है? ठीक है, आप देखोगे, आप बताते चले जाइए, जैसे आपने पढ़ा, जहां समानता है वहां समानता, जहां अंतर है। इस बस आपको ये बताना, देखो यहाँ ये समानता थी या अंतर, तो ऑटोमेटिक एग्जाम में। ठीक है। अभी आप कुछ भी मत सोचिएगा, केवल दूसरे तरीके से चलिएगा भैया। ठीक है, ये आपके हक में ही सुझाव है। जैसे जैसे पढ़ा, जहां सिमिलैरिटी वहां सिमिलैरिटी, जहां। अब आपको याद होगा दोनों बंदोबस्त के हमने कारण की भी बात की, याद है ना? जमींदारी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया? तो सरकारी कारण और वास्तविक कारण। याद है सभी को?
रैयतवारी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? सरकारी कारण और सरकार की वास्तविक मंशा क्या है, ठीक कारण। और दोनों में हमने प्रभाव की भी बात की, दोनों में हमने प्रभाव की भी बात की। ध्यान है सभी को, ये दोनों मेन बंदोबस्त है। अब इसी दोनों के फीचर को बेसिकली 90% 95% रैयतवारी का फीचर और 5-7% जो है जमींदारी का फीचर मिला के महलवारी बना। इसलिए महलवारी पे अलग से कभी कोई सवाल नहीं आता, या तो जमींदारी पे आता है या रैयतवारी पे आता है या फिर ब्रिटिश कालीन पूरा बंदोबस्त। महलवारी भी मैं लिखाऊंगा, उसमें भी के साथ इंफॉर्मेशन है क्या चेंजेस हुए, बट इस तरह से नहीं पढ़ना। अंग्रेज चाहते रैयतवारी बढ़िया था तो महलवारी लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी? रैयतवारी में भी अंग्रेजों को नुकसान हो रहा था। नुकसान कैसे हो रहा था? रैयतवारी में नुकसान कैसे हो रहा था? प्रशासनिक खर्चे बढ़ गए। अगली बार सरकार जब नया बंदोबस्त लागू, सब कुछ रैयतवारी जैसा होगा, सरकार प्रशासनिक खर्चों को, सरकार क्या करेगी? किसानों को पहचानने में मेहनत करेगी, कितना राजस्व लेंगे मेहनत करेगी। अब एक बार 30-40 साल के लिए फिक्स हो गया तो सरकार क्या करेगी? फिक्स कर देगी कि भाई ठीक है, अब एक आदमी सब वसूल करके हमें दे देगा। सरकार अपने खर्चों को कट करेगी। जब मैं बताऊंगा अपने फायदे का सरकार ध्यान रखेगी, बंदोबस्त को लागू करेगी। एक बहुत समय बात करें, मेन आपका ये दोनों बंदोबस्त पे बात हो गया है। रैयतवारी में भी सेम सवाल, रैयतवारी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया, जमींदारी क्यों नहीं लागू किया गया। उस जगह बॉम्बे और मद्रास में जमींदारी बंदोबस्त क्यों नहीं लागू किया। संक्षेप में इसकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए किसानों पर इसके प्रभावों के बारे में बताया। सवाल तो पूछने वाले कहाँ से होता है, जैसे मर्जी पूछ लीजिए, ठीक है। तो अभी आप जिस कॉन्सेप्ट में चल रहे उसी में चलिए। क्लास नोट्स को पूरी तरह से कमांड रखना, कमांड केवल यहाँ नहीं रखना है बल्कि पीछे वाले भी, जहां से शुरू हुई कहानी छोटी सी। अब एक सूचना, एक दो बात और भी है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन भी मैं इसमें देख रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का, जैसे एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि पहली क्लास है, किसी की भी क्लास जो बाद में ज्वाइन करना है, क्लास अब आपका एक बार शुरू हो गया है, आपको ये ध्यान रखना बाद में ज्वाइन करें, रिकॉर्डेड क्लास की फैसिलिटी है ना सभी को, जो रूल्स होंगे उसको फॉलो करिएगा आप लोग। आप धीरे धीरे क्लास का, ऐसा नहीं कि 2-2 घंटे की क्लास चल रही है हमारी, आप बहुत आराम से कवर कर सकते हैं क्लास। तो पहले क्लास से कवर करना शुरू करिए, जैसे जैसे बताया जा रहा है उसको ध्यान दीजिए, तो क्लास में भी बीच में आए, ठीक। और ऑनलाइन बच्चों का भी मैं बहुत सारा देख रहा हूँ, है ना, मतलब बहुत सारी क्वेरीज नजर पड़ रही है मुझे एक बार, ठीक है। कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे हैं बंजर भूमि का क्या होगा, या एक सोहेल खान का सवाल देखा हमने, सर औद्योगिक क्रांति के ब्रिटेन में क्या कारण थे, तो हम बात भारत की कर रहे थे। आपने कहा संयम रखिए, आप जो जहाँ टॉपिक हो वहां तो डिस्कस करेंगे। मैं तो आपको पहले भी कह चुका, कोई भी टॉपिक कभी भी बता दूंगा, मुझे उससे क्या। बट हमें टारगेट, हमें किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं? एग्जाम के लिए। हम डिसिप्लिन हो गए हम। अंग्रेजों ने पैसा कैसे वसूला, हमने इस बात को देखा। और ऑनलाइन बच्चों से एक निवेदन है थोड़ा बहुत, कि जैसे क्लास में जो बच्चे बैठे हुए, बड़ी संख्या में बैठे हैं, जो क्लासरूम का हमारा स्ट्रेंथ है, तो आप जैसे यहाँ कोई कुछ नहीं लिख रहा है, वही बात मैं इनको भी बता रहा हूँ, वही बात मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, मैं हमेशा कहता हूँ देखो, करियर आपका है, आपको देखना है, हमारा काम है आपको याद दिलाते रहना। आप हर बात को ध्यान से सुनिए, कोई भी बात आकर मैं यहाँ बोलने, मेरा कोई और मकसद नहीं, सिवाय आप चीजों को बेहतर तरीके से समझें, याद रखें, कैसे पढ़ें, क्रमबद्ध तरीके से बताना जा रहा हूँ। इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा रेलिवेंट कोई चीज को नजर पड़ेगा। जब मैं एक बार पूछूंगा ऑनलाइन बच्चों के लिए और क्या मैकेनिज्म है, सवाल रेलिवेंट को आप मैकेनिज्म जहां तक मुझे पता है उसके आंसर दिए जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, क्लास में जब सामने बच्चे बैठे हुए हैं तो आप एकदम से सामने इंटरेक्ट करते हो, तो आप एकदम से आप नहीं देख सकते कि क्या चल रहा है, सवाल तो यहाँ से भी आ सकते हैं, और जो मैं बता रहा हूँ उससे रिलेटेड सवाल होने चाहिए। जैसे किसी बच्चे को मान लो बंजर भूमि का क्या होता होगा, जैसे आज बंजर भूमि का क्या होता है मान लो, मन में सवाल, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन।
तो जिसका किसी पे मालिकाना हक नहीं वो सरकार का होता है या समाज उसका उपयोग कर रही है। जिस पे कोई नहीं है सरकार के पास वो जमीन होती है, सरकार के पास मालिकाना हक नहीं है। कोई भी ऐसे सवाल आ रहे हैं तो आप उसको देख सकते हैं, कोई बहुत इशू नहीं। अब फिर अभी मैं रुकूंगा, बट एक जानकारी और है आपके लिए। व्यक्तिगत कारणों से मैं अब अगले 10 दिन तक अवेलेबल नहीं हूँ।